नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर, इंडियन रेलवे, आपका एच डी यादव मैथ सॉल्यूशन बुक सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 100 स्टेशनों को पार किया है। आज हम 101 से 158 तक की फाइनल यात्रा पूरी करेंगे नंबर सिस्टम की। देखो, पहला क्वेश्चन है भाई, एक संख्या दो अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित से भाज्य होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और आज फिर बताता हूं। जैसे हम कोई भी संख्या ले लें, सॉरी भाई, अगर हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे हमने 23 लिया और इसके अंक पलटकर बड़ी संख्या 32 हो जाएगी, तो दोनों का योग होगा भाई 55। योग हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा भाई? 11 से। और अंतर, इनका अंतर कितना आएगा? 32 और 23 का अंतर आ गया 9। अंतर किससे विभाजित होगा भाई? अंतर विभाजित होगा 9 से। तो इसलिए इसका आंसर हो गया भाई 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है? देखो भाई, उसने ये कहा कि नई संख्या जो आ रही वो पुरानी संख्या से अधिक है। अगर नई संख्या पुरानी संख्या से अधिक है तो इसका मतलब नई पुरानी संख्या का इकाई अंक बड़ा होगा और ढाई का अंक छोटा होगा। जिस इस बात को इस तरह समझो, अगर ये 2 है, अगर ये ढाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 5 है, अगर ये ढाई का अंक और ये इकाई का अंक है, अगर ढाई का अंक छोटा होगा इकाई के अंक से तो नई संख्या बड़ी बनेगी। अगर दूसरी संख्या देखो, एक 72 है, अगर ये 72 है और इसका ढाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक छोटा है, तो जब इनके अंक पलटेंगे तो ये संख्या बड़ी बनेगी और ये संख्या छोटी बनेगी। तो ये किस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? ये इस बात पर निर्भर करेगा भाई कि आपका इकाई का अंक छोटा है या आपका इकाई का अंक बड़ा है, किसकी तुलना में? ढाई के अंक की तुलना में। ठीक है। अब यहां देखो, उसने कहा कि नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो दोनों का अंतर 27 है और इसे हम किससे विभाजित करते हैं? 9 से। तो यहां आ गया 3। तो वो संख्या यानी वो ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंकों का अंतर 3 होगा, जिसके अंकों का अंतर 3 होगा। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 3। इसका कितना है? 4। इसका कितना है? 3। तो 2 ऑप्शन हमारे पास हो गए। लेकिन उसने कहा नई संख्या पुरानी संख्या से ज्यादा है तो उसका ढाई का अंक छोटा होगा इकाई के अंक की तुलना में। तो ये ऑप्शन खत्म, उत्तर हो गया बी। हमने क्या करना? अंक पलट के चेक नहीं करना, हमें क्या करना? जो ये 27 है इसे 9 से भाग करो, अंतर आया 3। 3 ऑप्शन, ये नहीं है ये नहीं है, 2 ऑप्शन खत्म। अब नई संख्या बड़ी है तो इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि ऑप्शन कौन सा होगा जिसका अंकों का अंतर 3 होगा। तो 2 ऑप्शन मिले हमें, यहां मिले हमें 2 ऑप्शन, 36 और 63। लेकिन नई संख्या इससे बड़ी बनेगी और इससे नई संख्या छोटी, तो ये ऑप्शन खत्म, उत्तर आ गया बी। नई संख्या देखो, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वह संख्या कितनी है? देखो, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यानी हमने अगर देखो, अगर हम एक चीज देखें भाई, यहाँ सारे के सारे क्या है? 7, 21। ठीक है। तो ऑप्शन 99.99 ऐसा होगा जो 7 का मल्टीपल हो, और 7 का मल्टीपल हमारे पास एक ही है, 14। चाहे देख लो, अगर यदि किसी संख्या में 14 में 21 जोड़े तो ये कितना होगा? 35। और 14 का 3 गुना 42, और 42 35 से कितना बड़ा है? 7। तो वही बात उसने कही, तो ऑप्शन इसका मतलब 14 ही होगा। यहाँ देखो, हम इसे ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी पेपर हल करने में ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगर आप इस तरह नहीं समझे, देखो भाई, यहाँ 7 और 21 मिले थे ना, इसलिए हमने 7 का मल्टीपल चेक किया। 7 का मल्टीपल 16 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं।
इसलिए 14 आंसर था। अगर इस तरह समझ में नहीं आया तो फिर देखो बेसिक तरीका तो है ही, x प्लस के 21, अगर x को 3x माइनस के 7 है तो x को 3x को इधर लिया, ये हो गया 2x बराबर 21, 7 को इधर लिया 21 की तरफ तो ये हो गया 28। तो 2x की वैल्यू 28 है तो x की वैल्यू कितनी है 14। आंसर हो गया ए ऑप्शन। इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन भाई अगर हम ऑप्शन से करना शुरू कर दें तो हमारे बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट देखते ही उत्तर हो जाएंगे। इसमें भी हमें 7 21 दिख रहे थे, 14 तो 7 का मल्टीपल एक ही है 14, आंसर 14 तो खत्म। उसने कहा तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहां देखो पहली की 3 गुना है। अगर आपकी समझ में ना आए कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, तो आप यहां से पढ़ना शुरू करो। पहली की 3 गुना है दूसरी, पहली की 3 गुना है दूसरी। तो पहली अगर हमने 1 मान ली तो दूसरी कितनी माननी 3। और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। 3 चौथाई का मतलब, इसका मतलब ये जो 1 है ये हमें 4 का मल्टीपल करनी पड़ेगी। 3 चौथाई यही तो है। अगर ये x है तो x का 3/4। अगर हम x को ऐसी संख्या मान लें जो 4 से कटती हो तो इक्वेशन आसान हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि ये संख्या 4 है, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, हमें ये 3 गुना करना, तो ये मान लिया हमने 12। और ये होगी पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। तीसरी इसकी 3/4 है तो ये कितनी है 3। अब हमारी तीनों संख्याएं आ गई। देखो उसने कहा पहली की 3 गुना है दूसरी, तो पहली की 3 गुना दूसरी है। और पहली की 3 चौथाई है तीसरी, तो पहली की 3 चौथाई भी है तीसरी। अब टोटल हो गए 12 4 16 3 19। अब उसने कहा संख्याओं का औसत, यहाँ 114 जो वैल्यू है ना वो औसत की है, और कुल, और यहाँ से वैल्यू किसकी है कुल की। तो दोनों को इक्वल रखने से पहले 19 की वैल्यू 114 नहीं रख सकते हम, 114 गुना 3 रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ये वैल्यू है टोटल की, 19 वैल्यू है टोटल की, और 114 वैल्यू दी उसने औसत की। और औसत गुणा पदों की संख्या बराबर किसके हुए कुल मान। तो यहाँ होगी औसत गुणा पदों की संख्या। तो 19 छिक्की 114, तो एक की वैल्यू आई 18। तो उसने पूछी क्या सबसे बड़ी दूसरी संख्या है हमारी 12। तो 18 गुणा 12 करेंगे तो 18 180 और 18 दूनी 36 यानी 216। तो बी ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणामी संख्या 14 प्राप्त होती है, तो वह संख्या कितनी है। तो यहां भी देखो क्या है, 7 का मल्टीपल ही है, और 7 का मल्टीपल हमें भी एक ही मिलना। तो हमारे हिसाब से तो उत्तर क्या होगा भाई, इसका 7 होगा। आंसर क्या होगा इसका 7। लेकिन अगर हम ऑप्शन से ना करें, ऑप्शन से करें तो 7 या 21, 21 में से 7 घटाने पर 14 प्राप्त होता है। ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, 14 ही यहाँ मिलना था, 14 ही हमें मिल गया। लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं करते तो संख्या मान लो x, तो x का 3 गुना हो गया 3x माइनस के 7 बराबर 14, तो 3x बराबर हो गया 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और वही हमने बताया था कि x की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू कितनी है भाई 7, ऑप्शन डी। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग से 5 गुणे में जोड़ने से 146 बनता है। पहला भाग क्या है। अब देखो दो तरीके हैं, एक तो एक संख्या पहला भाग पूछा उसने तो पहला x मान लेंगे, दूसरा 24 माइनस x मान लेंगे। इसका 7 गुना और इसका 5 गुना, अगर जोड़ने तो 146 प्राप्त होता है। तो यहां से हल करेंगे हम इसे, तो ये हो गया 7x प्लस के 120 माइनस के 5x बराबर 146। अब ये बचा भाई 2x, 2x बराबर बचा 26। तो x का मान कितना आ गया 13। x का मान कितना आ गया भाई 13। अब दूसरा तरीका देखो भाई, अगर उसने हमें ऑप्शन दिए ये, ठीक है, और पहला भाग पूछा, तो पहला भाग अगर यहाँ पूछा तो इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा पहला भाग होगा। अगर हम इसे 15 मान लें तो दूसरा भाग कितना होगा 9 होगा। तो
यहाँ देखो इसका 7 गुना, 7 पंजे 35 और 9 का 5 गुना 5, तो ये कितना हो गया भाई, लास्ट का अंक हो गया 10, जबकि होना चाहिए कितना 6। तो ये ऑप्शन खत्म। अब दूसरा ऑप्शन है 17 सत्ते 119, यानी लास्ट का अंक है 9, और 17 ये है, 24 में 17 गए तो बचे 7, 7 का 5 गुना, तो 7 का 5 गुना कह रहा है 7 पंजे 35, इसका लास्ट का अंक है 5, तो ये आया 4, ये भी ऑप्शन खत्म। अगर इसका 1 गुना 7 करें, 11 का 7 गुना 77 यानी 7, और इस यहाँ 11 है तो 24 में से 11 गए तो यहाँ बचेगा 13, 13 गुना 5 यानी 7 और 5 12, इसका इकाई अंक हो गया 2, ये भी खत्म। अब ये 13 है तो दूसरी संख्या 11 होगी, इसका 7 गुना, 7 या 21, और इसका 5 गुना यानी लास्ट का अंक होगा 5, तो 1 और 5 6, तो आंसर हो गया 6। आप कहोगे कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम थी। भाई ये छोटे क्वेश्चन है इसलिए आपको ये आसान लग रहे, लेकिन जहां बड़े क्वेश्चन होंगे, आधे पेज का एक क्वेश्चन होगा और ऑप्शन से वो बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन से करने की हैबिचुअल अगर अभी से हो जाएंगे हम, तो बड़े क्वेश्चनों में आसानी होगी। और मेरा काम वही है कि आपके अंदर एक ऐसी आदत डालना कि आप देखते ही ऑप्शन से क्वेश्चन खत्म करना शुरू कर दो। क्वेश्चन खत्म तो रिजल्ट की तरफ आपके कदम अपने आप बढ़ जाएंगे। तीन संख्याओं का योगफल 132 है। 132 दिमाग में आते ही क्या आना चाहिए, ये जैसे 132 है, क्वेश्चन बाद में होगा, पहले ये देखो कि ये क्या है, 12 गुणा 11 है। ये छोटी छोटी बातें याद रखो भाई। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, दूसरी संख्या से दुगुनी है पहली संख्या, यानी ये तीन संख्या है ए बी सी, ये पहली है दूसरी है तीसरी, तो उसने कहा यदि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है यानी इनका रेशो है 1 2, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। अब वो तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की 1/3 है, तो हमने क्या करा, इसे 6 कर लिया, इसे 3 कर लिया। ऐसा क्यों किया हमने, कि इसका 1/3 करने में आसानी हो जा भाई, 1 2 का रेशो रखना इनमें, 1 2 का रेशो रखना, तो इसे 3 कर लिया हमने, इसे 6 कर लिया। अब इसका 1/3 कितना हो गया, इसका 2, तो संख्या होगी हमारे पास 6 3 9, 6 3 9 और 2 11, यानी टोटल होगी 11। अगर 11 इनका योग 11 है तो ए इसमें 6 है, बी 3 है और सी 2 है। तो उसने पूछा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है भाई 3, 11 की वैल्यू है 132, यानी कितने गुना है, हमने पहले ही देख लिया था 12 गुना है, तो ये कितनी हो जाएगी 12 तिया 36, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो। आप 454 ना पढ़ो, आप पढ़ो कि इसका इकाई अंक 4 होना चाहिए। ठीक है, 74 के दो भाग हैं, दोनों भाग पूछे उसने, तो अगर हम वैसे देखें तो एक एक्स गुना होगा 5 प्लस एक होगा 74 माइनस एक्स गुणा 11, और इनका योग होगा भाई 454। ये कहा उसने कि ये होगा 454। अब उसने एक वहां से तो हल कर ही लेंगे, अगर हम ऑप्शन से देखें तो इन सब का योग चार कितना है भाई, 74 है। 60 और 14 74, 30 44 74, 14 और 60 74, तो हमने पहला ऑप्शन ही उठाया, तो 60 का 5 गुना हो गया 300 और 14 का 11 गुना हो गया 154, तो 454 हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन ही सेटिस्फाइड कर गया, बाकी ऑप्शन हमें चेक ही नहीं करने पड़े। ठीक है, 60 पंजे 300, 14 गुना 11 154, तो एक्स में हमें घूमना ही नहीं, सीधा मान रखो कि 60 गुना 5 और 14 गुना 11, यानी उत्तर हो गया ए ऑप्शन। यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है। देखो वहां 3/5 मिला, यानी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 के सारे मल्टीपल है, या तो सबसे छोटा चेक करो या सबसे बड़ा चेक करो, या अगर आप बेसिक देखना चाह रहे तो उसने कहा किसी संख्या का 3 गुना, यानी x का 3 गुना 3x माइनस x का 3/5 बराबर 60 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 15x माइनस के 3x, और 5 कहाँ चले जाएगा उधर, 60 गुना 5, हमने सब में 5 की गुणा कर दी, तो इस 5 से ये 5 खत्म हो गया, ये 15x हो गया, ये 60 गुना 5 हो गया, तो यहां बचा भाई 12x।
12x की वैल्यू है 60 गुणा 5, तो 12 पंजे 60, x बराबर क्या हो गया 25। ऐसे क्वेश्चनों में भी क्या करो, जैसे यहाँ 60 गुणा 5 करना पड़ा तो इसे 300 लिखो ही ना, क्योंकि 300 लिखने में मान लो गुणा कर 99 गुणा 5 लिखना पड़ता हमें, ठीक है। तो पहले 99 की 5 में गुणा करो, उसके बाद फिर जो संख्या इस तरफ बचेगी उससे भाग करो, तो उसे क्या लिख लो, उसे मल्टीप्लाई में रहने दो। कई बार ऐसा होगा कि 5 से 5 ही कट जाएगा, ठीक है। तो गुणा जहां जरूरी हो वहीं करो, नहीं है तो मत करो। तो भाई आंसर हो गया ये। अगर हम ऑप्शन से करते तो ऑप्शन 25 दिया 75, और 25 का 3/5 कितना हो गया 15, तो 75 में से 15 गए, कितने बचे 60। अगर यहाँ देखे 35 का 3 गुणा 105, और इसका 3/5 कितना हो गया भाई 21, तो ये कितना दे रहा है 94 84, यानी ऑप्शन खत्म। 45 का 3 गुणा 135, और 45 का 3/5 हो गया 27, तो इसमें से घटाएंगे ये आएगा 8, 15 में से 7 गए 8, और 12 में से 2 गए 108, ये भी खत्म। तो 60 का 3 गुणा हो गया 180, और 60 का 3/5 हो गया 36, ये घटाएंगे तो ये बच गया 144, तो ये भी ऑप्शन खत्म। उत्तर क्या था ये, पहले ही ऑप्शन आ गया था, लेकिन मैंने आपको चेक करना बताया कि किस तरह हम चेक करते हैं। अगर पहले ही ऑप्शन से हमें उत्तर प्राप्त हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा तीन संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, यानी इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहली। और योग दे रखा, अब की बार औसत नहीं दिया उसने, तो तीसरी संख्या हमने मान ली 1, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी इसकी 4 गुनी, और दूसरी संख्या की 2 गुनी है, या 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है, आधी, तो इसकी आधी कर दी, ये हो गया 2, तो ये हो गया 4 2 6 और 1 7। हमारे हिसाब से अगर 7 योग है तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, लेकिन उसने कहा भाई 4 7 नहीं है 140 है, तो 140 है, इसका मतलब कितने गुणा है 20 गुणा, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 20 गुणा, और 20 चौक 80, 20 चौक 80। उसने कहा है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, अगर लड़कियों की संख्या 1 है तो लड़कों की संख्या कितनी है भाई 3 है, तो टोटल हो गए 4। अब उसने कहा कि निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं कर सकती, निरूपित नहीं कर सकती, तो देखो जो संख्या 4 से नहीं कटेगी वो नहीं कट सकती, तो 40 है, तो इसका मतलब ये 10 है और ये 30 है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स, यानी तोड़ सके हम। 42 तोड़ नहीं सकते, 44 है, तो ये हो गया 1 11 एकम 11 और 11 तिया 33, यानी ये हो सके। अगर ये 48 है कटती है तो ये 12 होगा और ये 36 होगा, तो किसे नहीं तोड़ सकते हम, 42 में नहीं तोड़ सकते, 42 हम बच्चों में और उसमें तोड़ ही नहीं सकते। सेमी क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, यानी दोनों का योग कितना है, अगर लड़के 1 हैं तो लड़कियां 5 है, अगर बॉयज 1 है तो गर्ल्स कितनी है भाई 5, तो टोटल हो गए 6, 6 का मल्टीपल 54 है, 30 है, 42 है, 24 है, लेकिन 35 नहीं है, तो आंसर कितना हो गया भाई इसका 35। छात्रों की संख्या का 3 गुना है, तो यानी 1 और 3 कितने हो गए 4, सेम ही क्वेश्चन है रिपीटेड हो गया, तो 42, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई 42। भाई सेम ही क्वेश्चन है, अभी तो पढ़ा हमने। अब देखो उसने एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती। भाई लगातार कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग साल में आए, इसलिए एस डी यादव साहब ने इसे अपने उसमें शामिल किया, और बकायदा सन डले हुए हैं, बुक में देखोगे आप तो सन डले हुए हैं, तो इसका भी आंसर क्या है भाई 42। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, तीनों संख्याओं का औसत। यहाँ सबसे पहले ध्यान दो यहाँ औसत पे, औसत दिया हुआ तो कुल कितना होगा, तीन संख्याएं हैं तो 88 गुणा 3 होगा कुल। अब उसने देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, यानी अगर ये 1 है
तो ये 3 होगी भाई। अगर तीसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या 3 होगी। अब इसका आधा करना, तो आधा करेंगे तो यहाँ 1.5 आएगा, तो 1.5 अच्छा नहीं लगता, तो पहले इसे 2 कर लो और इसे 6 कर लो, 3 गुनी होगी। और इसकी आधी ये संख्या होगी तो ये होगी 3। तो 6 3 9 2 11, ये होगी पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तो टोटल हो गया 11। अब हमारा तो टोटल है और उसका औसत है, इसलिए 11 बराबर रखना पड़ेगा हमें 88 गुणा 3। तो 11 अट्ठे 88, 8 तिया 24, तो 1 की वैल्यू होगी 24। तो उसने पूछा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तीसरी है, 1 की वैल्यू 24 है तो 2 की वैल्यू 48 होगी। 48 है तो बी ऑप्शन, 48 है तो बी ऑप्शन। अब उसने कहा भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, उसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, इसे करने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको दो, एक तो एलिगेशन और एक आपको शॉर्ट, दोनों बताऊंगा। देखो अगर 16 पैर है तो 10 संख्या अधिक है सिरों से, तो सिर कितने हो गए 16 माइनस के 10 यानी सिर हो गए 6। ऐसे क्वेश्चनों में देखो अगर पैरों की संख्या दे रखी 16 और पैर किस तरह है, आदमी के 2 पैर है और भेड़ के 4 पैर है, ठीक है। तो अगर हम टोटल के टोटल 16 के नहीं 6 सिर है ना, तो अगर हम 6 के 6 को क्या मान लें, आदमी मान लें, 6 के 6 को हम आदमी मान लें, तो 6 आदमियों को कितने पैर होंगे 12। और 6 के 6 को अगर हम भेड़ मान लें तो कितने होंगे 24 पैर। तो बीच में रखेंगे 16, तो 12 और 16 का डिफरेंस कितना हो गया भाई 4, और 24 और 16 का डिफरेंस कितना हो गया 8। ये आदमी है और ये सिर्फ है, तो 2 से काट दिया हमने, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, टोटल हो गए 6। तो 6 में 4 तो आदमी है और 2 भेड़ है। ये तो हो गया एलिगेशन मेथड, कि हमने देखा कि जितने सिर हैं उन्हें सबको आदमी बना दिया, तो सिर सारे आदमियों को दिए, तो एक आदमी के 2 पैरों में, तो 6 दूनी 12 पैर। अगर सबके सब भेड़ होते तो 6 चौक 24, लेकिन ना तो 12 पैर है और ना 24 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ना तो सारे आदमी है और ना सारे के सारे भेड़ है। तो इस वजह से हुआ भाई कि 16 है, पैरों की संख्या कितनी है 16। तो हमने एलिगेशन लगा दिया, एक बार घटा दिया और एक बार एलिगेशन कब लगेगा, जब एक इससे छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा। तो एक बार 24 में से 16 घटा दिया और एक बार 16 में से 12 घटा दिया, तो नीचे आया अनुपात 8:4। अगर ऊपर पैरों का अनुपात है तो नीचे सिरों का अनुपात होगा, अगर ऊपर चाल का अनुपात है तो नीचे समय का अनुपात होगा। तो ये आया 4:2, तो टोटल हो गए 6, 6 ही लाने थे हमें। तो एक तरीका तो हो गया ये। एक आसान तरीका देखो, जैसे यहाँ 16 पैर थे और आद सिर कितने थे 6, तो इसका आधा करो, 8 में से 6, इसका आधा कितना हो गया 16 का आधा हो गया 8, और 8 ये पैर हो गए, इनमें से सिरों की संख्या घटा दो, तो ये जो 2 आए ये उसकी संख्या आएगी जिसके 4 पैर। हमेशा ये संख्या किसकी आएगी, जिसके 4 पैर हो, 4 पैर हो, ठीक है। तो 8 में से 6 घटाए तो 2। उसने पूछा भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी 2। तो एलिगेशन तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा, अब सारे क्वेश्चन हम इस मेथड से करेंगे। उसने कहा एक चिड़ियाघर में चूहे व कबूतरों की संख्या है, कबूतर है, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या बताएं। देखो भाई हम क्या करेंगे, 224 पैर है तो इनका अद्दा करा 112 और इसमें से 90 घटा दिया, तो कितने बचे 22। लेकिन 22 क्या है, चूहे हैं, चूहे के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2। मैंने आपको बताया यहाँ हमेशा किसकी संख्या आएगी, जो 4 पैरों वाले। तो 4 पैरों वाले 22 हैं, तो 90 माइनस के 22 कितने हो गए भाई 68। तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी 68, कबूतरों की संख्या कितनी होगी 68। उसने कहा एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, उनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो 140
140 हो गए पैर, तो आधा कर दो इनका 70, और सिरों की संख्या घटा दो, इसमें से कितने बचे भाई? ये बचे 22। अब उसने कहा कि गाय कितनी है? 22। और मुर्गियां कितनी भाई? 48 में से 22 गाय हैं, तो मुर्गी कितनी है? 26। और मुर्गियों की संख्या उसने पूछा था, तो ये हो गया भाई 26। देखो भाई ये बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसने कहा कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 70 है, तो बताइए कि पैर की सॉरी भाई यहाँ घोड़े हैं, कि घोड़े कितने हैं, कि घोड़े कितने हैं। अब एक चीज देखो, ये पहला घोड़ा है, ठीक है, इसके 4 पैर और इसके साथ एक आदमी और चल रहा, तो इन उसने इसका लगाम पकड़ रखा है, 4 ये और 2 ये, कितने पैर है जमीन पे? 6 पैर। अब एक घोड़ा और है, उसका मालिक यहाँ बैठा हुआ, तो उसके पैर जमीन पे है ही नहीं, तो दो घोड़ों के कितने पैर हो गए? 6 4 10, यानी 10 पैर हो गए दो घोड़ों के। तो एक घोड़े के कितने पैर बैठे यहाँ एवरेज के हिसाब से? 5। कितने बैठे? 5। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो कि एवरेज हमेशा, जितने टांगों की संख्या 70 दिखाई दे रही ना नीचे, तो क्या करो, उन्हें हमेशा जितनी भी यहां संख्या देगा वो हमेशा 5 से भाग कर दो, क्योंकि दो घोड़ों के 10 आएंगे तो एक घोड़े के 5 आएंगे, तो इससे काट दो, ये कितने होंगे? 14। तो आंसर कितना हो गया भाई इसका? 14। यानी हमें इतना लंबा ध्यान ही नहीं देना, हमेशा जब भी एक आदमी घोड़े पे बैठा हो और दूसरा आदमी जमीन पे दूसरे घोड़े के साथ चल रहा हो, तो हमेशा उस संख्या को, जितने पैरों की संख्या हो उसे 5 से भाग दो। 5 से भाग देते ही उनकी घोड़ों की संख्या आ जाएगी। उसने कहा भैंसों तथा एक बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुणे से 24 अधिक पैर है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? बस एक बात समझो भाई, कि एक भैंस और एक बत्तख है, ठीक है, बत्तख के 2 पैर हैं और भैंस के 4 पैर हैं, लेकिन सिर दोनों के एक है, तो सिर है 2। अगर हम इसके भी 2 + 2 देखें, कि भैंस के भी 2 ही पैर होते और बत्तख के भी 2 ही पैर होते, तो सिर होते, ये पैर होते 4। और उसने कहा अगर सिरों की संख्या को 2 गुना कर दें, तो ये होते 4। भाई अगर एक आदमी, एक भैंस है और एक बत्तख है, अगर बत्तख का कितने पैर है? बत्तख का 2 पैर है और भैंस का 4 पैर है। वो थोड़ी देर के लिए समझ लो कि भैंस के भी 2 पैर है और बत्तख का भी 2 पैर है, लेकिन सिर दोनों का एक एक है। तो उसने कहा अगर सिरों की संख्या 2 गुनी कर दे, तो 2 का मतलब 4 हो गए, और पैर भी इनके कितने हो जाते? 4 हो जाते, तो बराबर होते। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अधिक है। अधिक क्यों है? क्योंकि एक भैंस के 2 पैर अधिक है। भैंस के कितने पैर अधिक है? 2 पैर अधिक है। तो 2 पैरों की वजह से, 2 पैरों की वजह से एक एक पैर में, भाई एक भैंस के 2 पैरों की वजह, एक भैंस की वजह से 2 पैर अधिक होते हैं। एक भैंस की वजह से 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो 24 पैर किसकी, कितनी भैंसों की वजह से आएंगे? 12 की। तो आंसर कितना हो गया? 12। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लो भाई। उसने कहा उसने कहा भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या 2 गुणे से 24 अधिक पैर है। भाई मैं ये कहना चाह रहा कि अगर एक बत्तख होती, यह बत्तख, इस सॉरी बत्तख, इसके एक तो सिर है और 2 पैर है, और इधर है भैंस, इसमें भैंस में के कितने हैं? भैंस के एक सिर है और 4 पैर है, तो इनके सिरों की संख्या होगी 2 और इनके पैरों की संख्या होगी 6। अब वो ये कहना चाह रहा भाई, अब वो ये कहना चाह रहा कि अगर इनके सिरों को 2 गुना कर दें, तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, तो ये 4 और इनके पैरों की संख्या होगी 6, तो कितना अधिक है? पैरों की संख्या अभी भी 2 अधिक है। पैरों की संख्या क्या है? सिरों की संख्या से अभी भी 2 अधिक है। तो ये 2 एक्स्ट्रा है क्यों? 2 एक्स्ट्रा इसलिए हैं क्योंकि एक भैंस के 4 पैर होते हैं, जबकि बत्तख का 2 पैर होते हैं। तो
एक भैंस के कारण 2 पैर अधिक आते हैं, तो 24 अधिक आएंगे किसकी वजह से, 12 भैंस। तो आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। क्या हो गया भाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर कितना होगा। देखो मैं आपको बताया था कि आपको जो फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ ना, आप उसका उल्टा शुरू कर दो। उसने कहा 112 प्राप्त हुआ कब, जब 6 से उस संख्या को भाग किया था, तो आप 112 में 6 की गुणा करो, तो ये प्राप्त हुआ 672। ठीक है, और 672 कब प्राप्त हुआ था, जब छात्र ने उसमें 12 जोड़ा था, तो 672 में तो 12 माइनस कर दिए, तो 660। 660 वो संख्या है जब छात्र ने कुछ भी कैलकुलेशन करना शुरू किया था, यानी उसने 660 में पहले 12 जोड़ा तो 672 बने, और 672 को 6 से भाग किया तब रिजल्ट 112 आया। अब आप सही कर दो कि उसने कहा 660 को 6 से भाग करना था, तो ये आना था 110, और इसमें कितने जोड़ना था, 12 जोड़ना था, तो उत्तर प्राप्त होना था 122, जबकि उसने प्राप्त कर दिया था 112। तो सही उत्तर कितना है भाई, 122, और सही उत्तर लाना ही तो हमारा काम है। उसने कहा 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम, 5A7 335 में जोड़ने पर 8B2 प्राप्त होता है, 8B2 प्राप्त होता है। और उसने ये भी कहा कि 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, और 3 का विभाजिता का नियम मैंने आपको बताया कि 3 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 3 से कटता हो। तो यहाँ देखें 8 2 10 प्लस के B 3 से पूरी विभाजित है, तो B का मान हमें ऐसा रखना पड़ेगा जो ये 3 का मल्टीपल बन जाए, और 10 के बाद 3 के मल्टीपल 12 है, 15 है और 18 है। ठीक है, या तो हमें ये 12 बनाना पड़ेगा या 15 या 18। और उसने पूछा ए का अधिकतम मान, ए कहाँ है, ए यहाँ है भाई, ए कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ ए। अब यहाँ देखो, ये हो गया 7 5 12, हासिल आ गया 1, 3 और 1 4, और ए जोड़ने के बाद बी प्राप्त हुआ। लेकिन हमें एक बात पता लग गई यहाँ से कि बी जो है ना वो 1 से लेकर 9 तक के बीच की संख्या है। 1 से 9 तक भी नहीं, 3 और 1 4, 4 के बाद अगर ए का मान, यहाँ 0 तो है नहीं ऑप्शन में, ए का मान 1 भी रखें तो ये 5 और 9 के बीच में कोई संख्या है, 5 और 9 के बीच में संख्या है बी। क्योंकि अगर 9 से ज्यादा होती, अगर ये 9 से ज्यादा होती तो यहाँ हासिल होता, और तो फिर यहाँ होता 5 3 8 और 1 9, तो हमें पता लग जाता कि बी का मान जो है वो 10 से या 10 से अधिक है। लेकिन अभी हमें पता लग रहा, क्योंकि ये 5 और 3 दोनों जोड़ के 8 है, कि हासिल आगे गया ही नहीं। तो अब हमें पता लग गया कि 3 और 1 4, 4 प्लस बी, ए की वैल्यू बी के इक्वल है। तो ए का मान हम, उसने अधिकतम मान पूछा, तो अगर 8 रखें तो 8 और 4 12 हो जाएगा, और बी का मान 12 होते ही हासिल आगे चले जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। अगला देखा हमने 4 रखे, क्योंकि इसके बाद छोटा मान कौन सा है, ए, तो 4 और 4 8 हो गए, और बी का मान 8 हो गया। अब 8 का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे 10 प्लस के बी बटे 3, तो ये हो गया बी का मान 8 रखते ही ये हो गया 18, 18 होते ही ये संख्या किससे कट गई, 3 से कट गई। तो ए का अधिकतम मान कितना होगा भाई, 4। तो आंसर कितना हो गया भाई, 4। नहीं समझ में आया तो पीछे हटा के वीडियो देख ली। उसने कहा 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है, तथा दूसरी तथा तीसरी का 56 है। उस हमने मानना पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, इनका मान आया 42। अब उसने कहा कि दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी माननी हमने, इनका गुणनफल है 56। उसने कहा तीसरी और पहली ए, इनका है भाई 48। अब उसने पूछा तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या इन चारों ऑप्शन में से एक है। ठीक है, हमने या तो सबसे छोटे से शुरू करो या सबसे बड़े से शुरू करो। हमने 12 से चेक किया, तो 12
अगर सी की वैल्यू अगर हमने 12 रखी, सी की वैल्यू 12 रखी तो ए की वैल्यू 4 आ गई। भाई सी की वैल्यू अगर हमने पहला ऑप्शन रखी 12, तो 12 चौक 48 हो गया, तो यहाँ तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन ए का मान जब यहाँ जाएगा 4 में, तो 4 से 42 नहीं कटता, इसका मतलब एक सी का मान 12 नहीं रख सकते। अब 6 भी नहीं रख सकते। 6 क्यों नहीं रख सकते? अगर यहाँ सी का मान 6 रखेंगे तो ए का मान 8 हो जाएगा। जब ये संख्या 42 4 से ही नहीं कटती तो 8 से भी नहीं कटती, तो खत्म। अब सी का मान 7 नहीं रख सकते क्योंकि 7 से 48 नहीं कटता, तो ए का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा 8। ये हो गया 8, तो ये हो गया 6, 6 हो गया तो ये हो गया 7, और ये 7 तो ये 8, हर चीज सेटिस्फाइड होगी, यानी आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा? ये तो बचपन में जो क्वेश्चन वो खेलते थे क्विज, वही तो है कि उसमें कहते थे कि आप एक संख्या सोच लो, सोच ली उस संख्या, उतने ही अपने दोस्त के सोच लो। हमने उतने ही दोस्त के कहा कि सोच लो, और इसने 2 गुणा कर दिया, उस संख्या को 2 गुणा कर दिया। अब वो कह रहा कि 16 मेरे ले लो, ठीक है, और उन सबको जोड़ दो, जोड़ दिए। अब उसने कहा कि प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित कर दो, और हम कहते थे कि जितने आपके पास आए उनमें से आधे भगवान को दे दो, यानी वो भी यही कर रहा कि आधे कर दो, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है और अपने दोस्त के अपने दोस्त को दे दो, तो शेषफल क्या होगा? तो हमें पता है ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जो ये 16 है ना, जो ये 16 है, इस 16 का आधा होगा, ठीक है, जितने हम अपने सोचने के लिए कहेंगे उसका आधा होता था, तो वही तो क्वेश्चन है। अब आप कोई भी संख्या मान लो, हमने मान लिया 1, 1 का 2 गुणा करा 2, इसमें 16 जोड़ा 18, 18 का आधा किया 9, 9। अब उसने कहा कि 9 में से मूल संख्या घटा दो, मूल संख्या कितनी थी 1, तो शेष कितना बचा 8, और मैं यही तो कह रहा कि 16 का आधा ही तो होगा 8। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया तो जितना वो अपने जोड़ने को कह रहा उसका आधा कर दो। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल भागफल 4 आता है, तो संख्या चुनिए। अब देखो अंतर तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि अगर 40 को 112 से भाग दें तो भागफल 4 आता है, नहीं। 24 को 96 से आता है, 32 चौका 128 सही है, 30 चौका 102 ये भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन खत्म। अब अंतर देख लो, 128 और 32 का अंतर कितना आएगा? ये आया 96, ठीक है, ये भी खत्म, तो उत्तर बचा 1। आंसर क्या बचा भाई? 1। 96 से 24 गए, कितने बचे? 72, तो उत्तर आ गया बी ऑप्शन। तो आंसर क्या आया भाई? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा यदि किसी संख्या का 2 गुणा करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है। तो देखो आप, अगर आप एक चीज देख पा रहे हो कि 4 8 20 सब किसके मल्टीपल है? 4 की तो मल्टीपल है, ठीक है, तो उत्तर 4 होना चाहिए। या तो 4 चेक कर लो, या नहीं कर रहे तो x x x गुणा 2 और उसमें 20 जोड़ा बराबर उस संख्या का 8 गुणा 8x माइनस के 4, तो x ये हो गया 2x और 8x का अंतर हो गया 6x, और 20 और माइनस 4 का अंतर हो गया 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। वही तो मैं कह रहा कि 99% अगर ऐसी इस तरह के वो मल्टीपल हो तो हमेशा ऑप्शन उसी का एक फैक्टर होता है। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग किया जाता है, तो भागफल में मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल होगा भाई 5 के मल्टीपल है तो 5 ही होना चाहिए। चलो देख लो, ये हो गया 1 गुणा 5 प्लस के 25 माइनस भाग 5 और माइनस मूल संख्या 1, तो ये हो गया 5 और 25 30, 30 को 5 से भाग करेंगे तो 6 माइनस 1, तो शेषफल कितना बचा? 5, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन।
जहां भी कोई संख्या मानने की बात करें तो आप आजाद हो, कुछ भी ले लो। यहां आप 10 मान के करोगे तब भी उत्तर वही आएगा। ठीक है, 10 पंजे 50 प्लस के 25 75, 75 को 5 से भाग करेंगे तो 15, 15 में से 10 घटाएंगे क्योंकि 10 मान रखी मूल संख्या, तो तब भी शेषफल 5 ही आएगा। अब उसने कहा संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुणी घटाओ तक, 3 गुणी घटाओ 1, यानी पहले उसे 3 गुणा किया फिर उसमें से 1 घटाओ किया। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्या 2 और 5 है तो चौथी संख्या होगी, एक है 2 और 5, तो अगली संख्या क्या आएगी? अगली संख्या आएगी भाई 5 का 3 गुणा माइनस 1, 5 या 15, ये हो गया 14। अगली संख्या होगी 14, ये पहली थी, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी संख्या होगी 14 गुणा 3 माइनस 1 यानी 41। तो ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कितना हो गया भाई? बी। उसने कहा पहली संख्या किस तरह आई होगी? 1 गुणा 3 माइनस 1, 3 ही कम 3 में से 1 गया 2, फिर उसने 2 को करा 2 दिया 6 माइनस 1 यानी 5। अब उसने 5 को किया 5 दिया 15 माइनस 1 14, 14 दिया 42 माइनस 1 यानी 41। तो आंसर आ गया इसका बी। उसने कहा 43 87 363 गुणा 621 73 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसके लिए हमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इकाई अंक, इकाई अंक, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, इधर समझा दूं। इकाई अंक क्या होता? देखो, इकाई अंक में 3 साइकिल सिटी चलती है, एक तो एक 2 और एक 4। ये साइकिल सिटी मतलब चक्र। क्या होता है भाई? चक्र। अब ये 4 संख्याएं 0 1 5 6, ये ऐसी संख्याएं हैं, इनकी आप कितनी भी पावर ले लो, इनका इकाई अंक चेंज नहीं होने का। क्या बताया? कि 0 1 5 6 ऐसी संख्याएं हैं कि आप इनकी साइकिल सिटी या पावर कितनी भी ले लो, इनका इकाई अंक चेंज नहीं होने का। अब 2 किसकी हैं? 4 की और 9 की। 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं, अगर इनकी पावर ओड होगी और या इवन होगी, ठीक है, और ये भी 9 है, इसकी भी पावर ओड और इवन। अगर 4 की पावर ओड है तो ये होगा 4, इसका इकाई अंक होगा 4, चाहे कुछ भी हो। जैसे 4 की पावर 31, तो यानी उसका इकाई अंक 4 आएगा। गुणन 4 की 31 बार गुणा करके कोई भी संख्या प्राप्त हो, लेकिन उसका अंतिम अंक 4 होगा। अगर 4 की पावर इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, तो उसकी पावर होगी 6 और दोनों का योग होगा 0। इकाई अंक का योग होगा, योग का इकाई अंक होगा 0, यानी 4 और 6 जोड़ के कितना होंगे? 10, और ये हो जाएगा 0। मैं ये कहना चाह रहा, अगर वो कह दे कि 4 की पावर 31 प्लस 4 की पावर 32, तो यहाँ कि इसका उत्तर देखते आंसर मार दो 0, कि इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका 4 होगा और इसका 6 होगा और दोनों का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही अगर 9 है तो विषम में तो वो संख्या रहेगी खुद, 9 एकम 9, और अगर वो इवन है, सम है, तो ये क्या होगा? इसका स्क्वायर 81, इसका 4 का स्क्वायर 16 का इकाई अंक 6 और 4 एकम 4 का इकाई अंक 4, और इनका भी योग क्या होगा? 0। ये बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये वाला। ठीक है, अब बची संख्या क्या? अभी तक हमने पढ़ ली 0 1 5 6, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा पढ़ी 2, सॉरी 2 नहीं, दूसरी पढ़ी हमने 4 और 9। अब बची संख्याएं 2 2 3 7 8, ठीक है। अब यहां भी देखो कि इनका योग 10 और इनका योग भी 10 है,
ठीक है, अगर हम ऐसा इन संख्याओं के घनमूल ज्ञात करें ना, आगे घनमूल का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर घनमूल ही है, वर्गमूल घनमूल, तो हम देखते हैं कि 2 की पावर अगर 3 करें तो 8 आता है, और अगर 8 की पावर 3 करें तो 512, यानी इकाई अंक, इसका इकाई अंक 8 आता है और इसका इकाई अंक 2 आता है। और यहाँ यही कंडीशन 3 और 7 में है कि अगर 3 का घनमूल करें, 3 की पावर 3 करें तो लास्ट का अंक 7 आता है, अगर 7 का करें तो वो 3 आता है, और दोनों का योग क्या है, 10 है। अगर ये संख्याएं, और एक चीज और, 23 78 एक जगह और काम आता है, 23 78 यानी 2 3 7 8, ये चारों संख्याएं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की अंतिम संख्या कभी नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या की अंतिम संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक है भाई, इसके लिए मैं दो बातें बताई 23 78 के लिए कि बाकी सबका इकाई अंक सेम ही रहेगा, लेकिन घनमूल निकालते हुए इनका इकाई अंक आपस में चेंज हो जाता है। चेंज किनका होता है, जिनका योग 10 हो। ठीक है, यहां तक आ गया। तो इनकी साइकिल सिटी कितनी होती है, 4। तो इसे आसान भाषा में लिख लो, 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो, चेंज नहीं होती, चेंज नहीं, नोट चेंज। फिर 4 और 9 है, इनकी कंडीशन है ओड होने पे 4 और इवन होने पे 6। ऐसे ही 9 की है 9 और 1। अब इसके बाद बचे 2 3 7 8। तो इनकी कंडीशन ये है कि इनकी पावर कितनी भी हो, लास्ट के दो अंकों को हम 4 से भाग करके देखेंगे, जो भी शेष बचेगा वही इनकी पावर होगी, वही क्या होगी, इनकी पावर। जैसे 2 की पावर 73 होती, 2 की पावर कितनी होती भाई, 73। 73 को 4 से भाग करेंगे तो कितना, कितनी बार कट गया, 18 चौक 72। तो 2 की पावर कितनी लेंगे, अब हम 1 लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे 2 की पावर 40 है और ये 40 या 2 की पावर 340 है, तो हमें पता 4 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि लास्ट के दो अंक अगर 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कटती है। अगर ये कंडीशन आया कि यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसकी पावर हम 0 नहीं ले लेंगे, जिसकी पावर हम 4 लेंगे। इसकी पावर कितनी लेंगे भाई, हम 4 लेंगे। अब क्वेश्चन देखो, अब उसने कहा कि 7 की पावर 363 और 621 की पावर 73। तो यहां देखो, एक की पावर 73 है, तो एक की पावर कितनी भी हो ये क्या होगा, 1। और यहाँ 7 की पावर 363 है, तो हम 63 को भाग करेंगे किससे, 4 से। तो इससे एक अगली संख्या छोड़, 63 से अगली संख्या 64 है, 64 पूर्णतः विभाजित है, तो शेषफल कितना बचेगा, -1। और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। या 63 को 4 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60, तो शेष बचेगा 3। तो 7 की पावर 3। और मैंने अभी बताया था कि 7 की पावर अगर कहीं 3 बचे तो उसका इकाई अंक 3 होता है, क्योंकि 7 एकम, इस पावर का मतलब क्या है कि 7 में 3 बार गुणा, सत्तो सत्ती 49। अब हमें यहाँ 49 में नहीं गुणा करनी, 9 में करनी, 9 सत्ते 63, तो इकाई अंक आया 3। भाई एक मिनट, ऑप्शन इसने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी प्रिंटिंग में। अगर यही क्वेश्चन है तो ऑप्शन गलत है या उसने पावर गलत ले ली। क्वेश्चन नंबर है 129। भाई ये 363 नहीं, ये 245 है। आप क्वेश्चन पेपर बुक में क्वेश्चन देखोगे तो ये 245 है।
चलो इसी पे दो क्वेश्चन हो गए। अगर 363 होता तो इस तरह होता, ठीक है। तो इसका आंसर आता 3 गुणा 1, यानी उत्तर होता 3। लेकिन 245 है तो 245 होते ही हम 45 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 7 की पावर 1 गुणा 1, यानी आंसर होगा 7। उसने कहा 122 173 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के लिए हम क्या करेंगे, दो, ये किस कंडीशन का है 2378 वाला है, तो इसकी साइकिल सिटी 4 होगी तो इसे 4 से भाग करेंगे। 18 चौक 72, रिमाइंडर बचा 1, तो 2 की पावर 1, यानी आंसर हो गया 2। एक संख्या 57 की घात 57 की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक, अर्थात इकाई के स्थान पर अंक। तो 7 की पावर 25 है, यानी 7 की पावर कितनी होगी भाई 1, 7 की पावर होगी 1 माइनस 1, यानी आंसर हो गया 6। उसने कहा कि यहां देखो, जिनकी साइकिल सीटी 0 है यानी 1 होगा, यानी 0 प्लस 1, इनकी पावर कितनी भी होती है हमें फर्क नहीं पड़ता। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 1 10 हो गया। तो आंसर कितना हो गया इसके इकाई अंक का 4, इकाई अंक का आंसर कितना हो गया भाई 4। 133वां। भाई ये 2008 है। बुक में साफ साफ नहीं था तो पीडीएफ वाले भैया ने थोड़ी सी एरर कर दी। अब देखो, 1 की पावर चाहे यहां कितनी भी होती, तो 1 की पावर तो 1 ही रहनी थी, और 2, तो ये कितना हो गया 3, तो आंसर हो गया इसका बी। सॉरी सॉरी सॉरी, 3 की पावर 40, तो 3 की पावर 40 मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी संख्या हो कि 2 3 7 8 में से कोई संख्या हो और उसकी पावर ऐसी हो जो 4 से पूरी कटती हो, तो इसकी पावर लेंगे हम 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 3 की 3 में 3 4 बार गुणा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो आंसर हो गया 1। कितना हो गया भाई आंसर 1। अब उसने कहा कि इकाई के गुणनफल का इकाई के स्थान का अंक बताइए। देखो भाई, ये हो गया, इसमें कोई भी सम संख्या नहीं, इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है। आप देखोगे इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है। अगर इसमें सम संख्या होती, सब, अगर हमें इस तरह का कोई वो निकालना हो, तो हम सबसे पहले चेक करें 5, और 5 के साथ हम चेक करें सम संख्या। अगर 5 और सम संख्या कहीं भी आया गुणा गुणा में, तो इसका इकाई अंक बन गया 0। अगर 5 और विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक रहेगा 5। हमें गुणा करके भी नहीं देखनी, यहाँ सब विषम है और एक 5 मिल गया, तो आंसर 5 हो गया। आंसर कितना हो गया भाई 5। उसने कहा 6 में इकाई का अंक कौन सा होगा, तो सीधी गुणा करो, 8 तिया 24, 4 4 की 7 में करो 28, 8 छंग 48, आंसर हो गया डी। 137, इसमें भी भाई देखो थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है। 137 की पावर है यहाँ, ये देखो भाई, उसने थोड़ी सी एरर कर रखी भाई ने। उसने कहा 200, ये क्वेश्चन में यहाँ अलग लिख दू, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, हमें क्या मिली 4 और 9 मिलते ही सबसे पहले क्या चेक करना हमें, कि अगर दो वो दे रखे, वो आपसे पूछना यही चाह रहा कि आपको इस साइकिल सिटी का पता या नहीं पता, इस चक्र का पता आपको या नहीं पता। तो अगर यहाँ एक समूहघात और एक विषम हो, तो इनका अंकों का योग, इकाई का अंक का योग
क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, अभी आपको बताया था कि अगर 4 की पावर सम होगी तो 4, और 4 की पावर विषम होगी तो, अगर 4 की पावर सम होगी तो 6, और 4 की पावर विषम होगी तो 4, तो इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो आंसर हो गया 0। देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखो 99 है, तो यहाँ रिमाइंड कितना बचा, 7 की पावर 3 प्लस 1 प्लस 7 की पावर 3, और मैंने आपको अभी बताया कि अगर 7 की पावर 3 हो तो इसकी इकाई अंक होगा 3, और इसका होगा 1, और इसका होगा 3, तो 3 3 6 और 1 7, तो आंसर हो गया 7। इन बात को याद रखो भाई कि 2378, और अगर 2 की पावर 3 है कहीं तो उसका इकाई अंक होगा 8, अगर 8 की है तो 2, अगर 3 की है तो 7, और 7 की है तो 3। उसने कहा 1 के सरलीकृत रूप का इकाई का अंक, तो 1 की पावर होगी 1, 1 की पावर 1 माइनस 6 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 5 माइनस 6 प्लस के 9। तो हमें देखो हल ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें पता 0 1 5 6 इनके पावर कितनी भी हो इकाई अंक सेम ही रहेगा। तो ये हो गया भाई, माइनस 6 कट गया, 1 प्लस का है वो, अभी हो गया 9 और 1 10, 10 में से 6 गए, कितने बचे 4। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, बी ऑप्शन। उसने कहा 67, 67 का मतलब क्या है, 64। भाई 67 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 64 बार पूरा कट जाएगा, तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 3, और 3 की पावर 3 आती, आंसर कितना हो गया 7। इसे करो आप, मैं पानी पी लूं भाई। देखो अभी आपको करवाया था कि एक बार सम है, पावर एक बार विषम है, एक बार सम और एक बार विषम होने पे इनके इकाई के अंकों क्या होंगे, योग कितना हुआ 0, तो आंसर हो गया इसका ए ऑप्शन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या का 65%, एक संख्या का 65% उस संख्या के, एक मिनट भाई, आज इसे पूरा खत्म ही करेंगे चैप्टर को। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। देखो यहाँ परसेंटेज है, वहां से 4/5 भाग है, यानी रेशो है, या तो 65% को तोड़ लो आप रेशो रेशो में, या रेशो को चेंज कर दो आप परसेंटेज में। तो जब रेशो को चेंज करेंगे हम, तो 5 की वैल्यू 100 है तो 4 की वैल्यू 80, तो हमने वो संख्या मान ली x, x का 80%, x का 80% माइनस x का 65% का डिफरेंस, इसे 4/5 को हमने 4/5 गुणा 100 करके हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया। परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 और परसेंटेज हटाने के लिए भाग 100, तो इनका डिफरेंस आया 15। 15% की वैल्यू 21 है, तो 100% की 21/15 गुणा 100, 5 तिया 15 20, 7 3 सत्ते 21, 20 सत्ते 140, तो ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन कितना हो गया भाई, ए। उसने कहा एक संख्या के दो व्यव का 1/10वां भाग 240 है, यानी अगर वो संख्या के है, के का 2वां भाग का 1/10वां भाग 240 है, तो इससे ये कट गया, के बराबर कितने हो गए 240 गुणा 5, और 240 गुणा 5, और ऐसी संख्या किसी दो अंक की संख्या की अगर 5 में गुणा करनी हो तो इसका आधा करो और इसमें 0 लगा दो। जैसे 48 की 5 में गुणा करनी तो इसको लिखो 24 और एक 0। जैसे 72 है, 72 की 5 में गुणा करनी तो 36 लिखो और 0 लगा दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 1200।
उसने कहा 6 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 2 2 गुणा 8 की पावर 1 1 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंड यानी इसमें एक ही संख्या अभाज्य है 7, तो इसके तो पूरे ले लेंगे 222। अब 6 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 6 के टुकड़े हो सकते हैं भाई 2 और 3, यानी 2 टुकड़े हो सकते हैं, तो इसमें 2 की गुणा कर दो, तो ये होंगे 666। और 8 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, 8 के टुकड़े हो सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसमें कर दो 3 की गुणा, तो ये हो गया 3 3 3, तो टोटल हो गए 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11 1 12, 6 3 9 2 11 1 12, तो ये हो गया 1221, और ये हो गया सी ऑप्शन। ये कितना हो गया भाई, सी ऑप्शन। भाई 6 हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड पूछा उसने, और अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य संख्या के होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड में हमने देखा कि केवल 7 ही एक संख्या है जो कि अभाज्य है, केवल 7 ही क्या है, अभाज्य है। अब 6 है, 6 के 2 टुकड़े हो सकते हैं, तो 2 की इसमें इसकी पावर में गुणा कर दो, ये हो गया 666। ये 8 की पावर 111 है, तो इसके 8 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 टुकड़े, तो हमने 111 में 3 की गुणा कर दी, तो टोटल हो गए 1221। वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 में 4 की वृद्धि और उसके 1/4 में 10 की कमी, यानी वो संख्या थी x, x को अगर 5 से भाग करके 4 जोड़ दें, और या x को 4 से भाग कर दे 10 कम कर दे, तो दोनों बराबर है, तो ये हो गया भाई x प्लस के 20/5 बराबर x माइनस के 40/4, 4 की गुणा इधर होगी, 4x प्लस के 80 बराबर 5x माइनस के 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 280, तो ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, बी। अब उसने कहा 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। देखो वही बात है भाई, 25 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, 2, 5 गुणा 5, तो इसमें 2 की गुणा कर दो, तो ये होंगे 20 गुणा 24 की, 24 के टुकड़े कितने हो सकते हैं, 24 के टुकड़े हो सकते हैं 8 गुणा 3, तो यहाँ हो गए 3, तो यहाँ हो गए 2 और एक ही है, तो इसमें कर दो 4 की गुणा, 20 चौक 80, और 26 के 2 टुकड़े हो सकते हैं 2 गुणा 13, यानी 25 दूनी 50, तो ये कितने आ गया भाई 150, तो आंसर क्या हो गया इसका 150। भाई 25 का मतलब अगर समझ में नहीं आया तो ये देखो 25 है, तो 25 की पावर 10 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं भाज्य बनाने के, 25 तो है भाज्य नहीं है, 5 गुणा 5 की पावर 10, और इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, 5 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 10, और गुणा करते हुए घात जुड़े तो 10 और 10 कितनी होगी 20, ये कितनी होगी 20। तो हमने देखा कि 25 कितने टुकड़ों में टूट सकता है, 2 में, तो इसलिए इसमें 2 की गुणा, 24 क्या है 3 गुणा 8 है, तो 3 एक तो 3 का हो गया हिस्सा, और 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 हो गए 2 के हिस्से, तो टोटल हो गए 4, तो इसलिए इसमें 4 की गुणा कर दी। और 26 की पावर 25 है, तो 26 के 2 टुकड़े हो सकते हैं 2 और 13, तो 25 में 2 की गुणा कर दी, तो 20 80 और 50 कितने हो गए भाई 150, तो इसका मान हो गया 150। 50 से 100 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी। अब ये तो भाई देखो एक तरीका तो ये है, अगर बड़ी संख्या हो तो इनके वर्गमूल निकाल लो, लेकिन हमें पता 50 से छोटा वर्गमूल संख्या क्या है 49 है, वर्ग संख्या क्या है 49, और 1000 से कम है 961, तो 49 किसकी है 7 की, और 961 किसकी है 31 की, तो 31 माइनस के 7 कितने हो गए भाई 24। भाई 1 से लेकर 30 तक हमें वर्गमूल और घनमूल दोनों याद होने चाहिए, वर्गमूल और घनमूल अगर याद होंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो उसने कहा 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो हमें पता 50 से छोटा 7 का स्क्वायर हुआ है 49, और 1000 से छोटा कितना है 961। अब अगर आप 900 भी देखो, हमें डायरेक्ट पता लग जाए कि 30 का स्क्वायर 900 है, और अगली संख्या क्या होगी,
अगली संख्या क्या होगी, इसमें 30 जोड़ दो और इसमें 31 जोड़ दो। 30 जिसकी वो का स्क्वायर है वो, और जिसका अगले का नेक्स्ट जो आने वाला है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है और हमें 3 का स्क्वायर ज्ञात करना, तो इसमें क्या करो, एक तो जिसका स्क्वायर है ये वो जोड़ो और एक जो इससे अगली संख्या है वो जोड़ो। तो 4 2 6 3 9, ठीक है। और दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उन संख्याओं के योग के बराबर होगा। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? देखो हमें पता कि 961 आई थी, अभी हमने देखा 961 थी, ये किसकी थी, 31 की, तो इसमें डायरेक्ट 31 जोड़ दो और इसमें डायरेक्ट 32 जोड़ दो। तो ये हो गया 1 और 1 2 और 2 4, 6 3 9, 9 3 12, 9 और 1 10। या भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, 1000 है तो 1000 का या तो आप वर्गमूल निकाल लो दो दो की पेयर बना के, या आप याद रख लो, ठीक है, कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। या आप, हमें पता कि भाई 30 का स्क्वायर 900 होगा और 31 का कितना हुआ, 30 और 31 जोड़ के 961। अब 961 आ गया 31 का, हमें क्रॉस करना 1000, तो 61 में 31 और 32 दोनों जुड़ेंगे, 31 और 32 कितने हो गए, 63, दोनों का योग कितना हो गया 63, 63 जोड़ दो 961 में तो 1024, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। उसने कहा देखो भाई इसमें भी थोड़ी सी एरर है, ये 2 की पावर 250, क्वेश्चन नंबर है 149, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200। देखो भाई इसमें एरर है, ये है 2 की पावर, ये है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो और उसने छोटी पूछी हो या बड़ी संख्या पूछी हो, तो आप जो इनकी पावर है ना, इन्हें छोटा कर लो, इन्हें एक कॉमन संख्या से काट लो, यानी इनके एचसीएफ से काट दो। तो ये होगी 2 की पावर 5, ये होगी 3 की पावर 3, ये होगी 5 की पावर 2 और ये होगी 4 की पावर 5, नहीं 4 की पावर 4। हमने सबको 50 से विभाजित कर दिया, तो 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25 और 4 की पावर 4 का मतलब हो गया 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो गया 256। तो सबसे बड़ी तो है 4 की पावर 4 और सबसे छोटी है 5 की पावर 2, यानी 5 की पावर 100 सबसे छोटी होगी। उस भाई ने सारे के सारे ऑप्शन भी चेंज कर रखे। उस उस भाई को सुपर फ्लस पता ही नहीं था। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 4 की पावर 200 और 5 की पावर 100, ये ऑप्शन है भाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 की पावर 100। देखो भाई इस पे बहुत बार क्वेश्चन बने, इस पे एक क्वेश्चन बनता है टाइम एंड वर्क का, कि दो संख्याएं, दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यदि ए बी से 10 दिन कम ले तो ए का मान बताओ, ठीक है, या बी का मान बताओ। यह एक क्वेश्चन ये बनता है कि 50 को दो भागों में विभाजित करो जिससे उनके विविध कर्मों का योगफल 1/12 होगा, तो हमेशा उनका उत्तर होगा 20 और 30। इस क्वेश्चन को रट लो भाई, 20 और 30 कैसे, 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम आ गया 60, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 2, ये आ गया 5/60, ये हो गया 1/12, ऑप्शन सेटिस्फाइड करा दिया हमने।
क्या करा दिया, ऑप्शन सेटिस्फाइड। आप याद रखो कि ये टाइम एंड वर्क में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को दूसरे व्यक्ति से 10 दिन कम में करे और दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करे, तो ए कितने में करेगा और बी कितने में करेगा। उसने कहा यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी, तो वह संख्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो भाई, इन दोनों को जोड़ो और बटे 2 कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने कहा x माइनस के 31 बराबर 75 माइनस एक्स है, तो x इधर आके 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 और 1 6, 7 3 10, 156 106। तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 53। वही मैं आपको बता रहा था कि अगर उतनी बड़ी और उतनी छोटी हो तो दोनों को जोड़ो और बटे 2 कर दो। आंसर क्या आएगा 53। 152 देखो भाई, एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, वह संख्या कौन सी है। भाई हम अब तक पढ़ते आए, अगर ऊपर नीचे एक ही जैसी संख्या हो जाए, अंश और हर में एक ही जैसी संख्या हो जाए, तब उनका वो 1 होता है। ठीक है, अब 5/7 है, इसका मतलब 7 होना चाहिए ऊपर नीचे, तो इसमें कितने कमी है 2/7 की। अगर इस संख्या में 2/7 जोड़ दें तो 5 और 2 7 हो जाएंगे और 7 से 7 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो उसने कहा किसी संख्या का 5/7 का 50%, अब 5/7 का 50% बटे 100, 0 से 0 कट गई, 25 चौका नहीं, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 5/14 नहीं, और हमें चाहिए कितना 2/7, ये हो गया 5/7, ये हो गया 5/7 का 60 गुना, तो 60/100 करेंगे तो ये हो गया 20, 20 दिया 60, 3/7, इसका मतलब ये भी खत्म। अब उसने कहा 5/7 का 30%, यानी 5/7 का 30/100, ये हो गया 20, 0 से 0 कट गई, हो गया 3/14, ये भी गलत। तीन ऑप्शन खत्म हो गए, तो चौथा तो उत्तर हो गई 5/7 का 40/100, तो ये हो गया 20, 20 दूनी 40, तो ये कितना हो गया 2/7, और 2/7 ही हमें लाना था, तो ऑप्शन हो गया डी। आप बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे ना पागल हो जाओगे कि क्या सॉल्यूशन कर रखा है उसने। तो हमें ऑप्शन से क्या करना, ऑप्शन रिमूव करना सीख जाओ, आंसर आना शुरू हो जाएगा। इसका उत्तर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जब ये तीन उत्तर नहीं है तो चाहे चौथा उत्तर है या नहीं है, लेकिन ये तीन नहीं है, समझ गए। तो उत्तर हो गया डी ऑप्शन। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 उसके 1/11 से भाग से 100 अधिक है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो कि इन दोनों की गुणा कर दो, 11 सत्ते 77, वो संख्या हमने मान ली 77 है, 77 का 1/7 11 हुआ और 77 का 1/11 7 हुआ। यानी जब भी इस तरह निकालना हो तो जो इन दोनों का हमने टोटल वो गुणनफल ले लिया 77, तो जो संख्या यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, यानी पहली संख्या 11 हो जाएगी और दूसरी संख्या 7 हो जाएगी, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई 4। ठीक है, लेकिन उसने कहा 4 नहीं है 100 है, तो हमसे कितना अधिक है 25 गुना अधिक है। तो आप भी 7 गुना 11 गुना 25 कर दो, 77 को मैंने तोड़ के लिख लिया इस तरह, क्योंकि 25 सत्ते हो गए 175, और 175 में 11 की गुणा करनी हो तो 5 को 5 लिखो, 5 7 12, 7 और 1 8 और 1 9, 1 का 1, यानी संख्या होगी 1925। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना भाई कि 7 और 11 का मल्टीपल लेना, 77 हो गया। ठीक है, यानी इस संख्या को तो 11 मान लो, उस संख्या को 7 मान लो, दोनों का डिफरेंस हो गया 4, और 4 डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस है 100, तो कितना गुना है 25 गुना है, तो हम भी 77 का 25 गुना कर देंगे 1925। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, यानी वो संख्या कितनी थी 90, 90 होते ही 1/10, यानी ये संख्या इसका 1/9 10 और इसका 1/10 9, तो इनका डिफरेंस आ गया 1, पर डिफरेंस 1 नहीं 4 है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 360।
लघुत्तम अभाज्य संख्या, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या कौन सी होती है? बी। एकमात्र एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य होती है 2 होती है। अभाज्य के आपको मैं दोबारा बताऊं कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक एक। इसलिए एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, इसलिए एक को अभाज्य नहीं लेते। उसने कहा 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 17 की पावर तो 17 तो खुद अभाज्य है, तो ये तो हो गया 15। 15 के 2 टुकड़े हो सकते हैं 3 और 5, तो इसलिए 2 की गुणा कर दो, ये हो गए 48। और 20 के 8 के 3 टुकड़े हो सकते हैं, तो 20 तिया 60। 8 और 5 13। इकाई अंक 3 किसका है? 123 का, तो इनका योग कितना आएगा? 123। तो आंसर हो गया भाई सी ऑप्शन। जोड़ लो आप, 8 5 13, 6 4 10 और 1 11 1 12, 123। इकाई अंक अगर एक ही है तो आगे चेक ही ना करो। उसने कहा 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो मैंने आपको बताया कि बड़ी पूछना है छोटी, तो इनको एक कॉमन संख्या, जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या, और सबसे बड़ी कॉमन संख्या को क्या कहते हैं? एचसीएफ। इनके एचसीएफ से भाग दे दो, तो ये होगी 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो सबसे बड़ी क्या होगी? 4 की पावर 3, ये कितना हो गया? 64। 3 की पावर 4 हो गया 81, 2 की पावर 5 हो गया 32 और 5 की पावर हो गया 25। तो सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी 81 है, यानी 3 की पावर 40। 3 की पावर 40 है, बी ऑप्शन। और फाइनली आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ऊंटों के एक झुंड में का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया और शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। तो बताइए कुल ऊंटों की संख्या कितनी थी? तो बताइए कुल ऊंटों की संख्या कितनी थी? मैं देखने का भाई रिकॉर्डिंग चल भी रही है नहीं, कभी इतनी देर मेहनत करने के बाद दोबारा करनी पड़े। परसों हो गया था इस तरह कि लैपटॉप बंद हो गया था। देखो अब एक चीज देखो, अगर हम इसे ऑप्शन से करें तो x का 1/4 यानी बचा 3x/4, फिर उसका वर्गमूल निकालना, फिर शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। तो इससे अच्छा क्या है? ऑप्शन उठा लो। और उसने वर्गमूल का दो वर्गमूल की बात करी, तो ना तो वर्गमूल 60 का निकले, ना 20 का, ना 72 का, एक ही ऑप्शन बचे 36। तो आंसर क्या हो गया? 36। लेकिन आप देख लो कि 36 का 1/4, 36 का 1/4 हो गया 9, तो बच्चे 27। अब 36 झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, 36 का वर्गमूल हो गया 6 का दुगुना हो गया 12, यानी टोटल हो गए 21 और 15 36, यानी पूरी संख्या होगी। तो आंसर कितना हो गया? 36। तो नंबर सिस्टम की आज ये यात्रा पूरी हुई। उम्मीद है आपको नंबर सिस्टम पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रही हो तो उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 99 97 95 1799 पर भेज दें, हम उसे सोल्व करके वापस आपको भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको नंबर सिस्टम कैसा लगा जरूर बताएं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।